विष्णु डार्क एक्स, सच्ची अपराध कहानियां। नमस्कार दोस्तों, रात का वो समय जब रात में आसमान में तारे टिमटिमा रहे हों और हवा में एक ठंडी लहर दौड़ रही हो और पूरी दुनिया अपनी थकान उतारने के लिए नींद की गहरी खाई में उतर जाती है। उस वक्त इंसान के अंदर एक अजीब सा सुकून पसर जाता है। दिन भर की भाग दौड़, काम की उलझने, बाजार की चिल्लाहट, उस टाइम सब कुछ पीछे छूट जाता है। अब इंसान अपने घर की चौखट के भीतर कदम रखता है तो उसे लगता है कि अब वो महफूज है, अपनी चारपाई पर, अपनी छत के नीचे, अपने लोगों के बीच। यहाँ कोई खतरा नहीं, यहाँ कोई दुश्मन नहीं, यही सोचकर वो आंखें मूंद लेता है। लेकिन जरा सोचिए दोस्तों, अगर यही घर एक दिन खुद खतरनाक हो जाए तो अगर जिस बिस्तर पर आप सोते हैं उसी के पास कोई साजिश बुनी जा रही हो, अगर जिस इंसान ने आपके साथ 7 फेरे लिए हो, जिसने आपकी उम्र भर साथ निभाने की कसम खाई हो, वही आपकी मौत का ताना बाना बुन रहा हो, यह सोचकर ही रूह कांप जाती है। लेकिन यह कोई काल्पनिक कहानी नहीं है दोस्तों, यह हकीकत है। एक ऐसी कहानी जो हमारे ही देश के एक छोटे से गांव में घटी। एक ऐसा घर जिसे बहुत मेहनत, लगन और सपनों से बनाया गया था। उसी घर की दहलीज पर एक खौफनाक साजिश ने दस्तक दी। जब सुबह हुई तो एक हंसता खेलता परिवार हमेशा के लिए बिखर चुका था। एक बेगुनाह इंसान की जान जा चुकी थी और जो कहानी दुनिया को सुनाई गई वो सच्चाई से कोसों दूर थी। सच तो उस अंधेरे में छुपा था जो कुछ ही घंटों में पुलिस की तेज नजरों ने बाहर निकाल लिया। विष्णु डार्क एक्स चैनल की एक गुजारिश दोस्तों, इस दिल दहला देने वाले मामले में आगे बढ़ते से पहले और सच के उस काले पन्ने को पलटने से पहले मेरी आप सभी से एक छोटी सी गुजारिश है। विष्णु डार्क एक्स चैनल का हमेशा से यही रहा है कि आप तक समाज की वो सच्ची और जमीनी घटनाएं पहुंचाई जाएं जो हमें और आपको बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर देती हैं। हम कोशिश करते हैं कि हर खबर के पीछे की असली कहानी आप लोगों तक पहुंच सके, बिना लाग लपेट के, बिना किसी मिलावट के। इसलिए अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए और साथ में जो घंटी का निशान है यानी कि बेल आइकन, उसे भी दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर सेट कर लीजिए ताकि भविष्य में आने वाली कोई भी जरूरी और सच्ची कहानी आपसे छूट ना जाए। आपका एक सब्सक्राइब हमें ऐसी ही सच्ची और जमीनी कहानियां आप तक लाने की ताकत देता है। तो चलिए दोस्तों, कहानी की तरफ हैं। अब बिना वक्त गवाए लौटते हैं आज के इस रोंगटे खड़े कर देने वाले केस की तरफ। धार जिले का गांव गोंडी खेड़ा चरड़। यह दर्दनाक कहानी हमें ले जाती है मध्य प्रदेश के थार जिले में इंदौर शहर में। मध्य प्रदेश के थार जिले में इंदौर शहर से करीब 8 किलोमीटर की दूरी पर एक छोटा और बेहद सीधा साधा गांव बसा हुआ है, गोंडी खेड़ा चरड़। यह एक ऐसा गांव है जहां सुबह मुर्गों की वांग से दिन शुरू होता है, जहां लोग एक दूसरे के नाम से जानते हैं, जहां शाम को चौपाल पर बैठकर लोग बतियाते हैं, जहां किसी के घर में कुछ हो तो पूरा गांव जानता है। ऐसे गांव में रहता था एक नौजवान जिसका नाम था देवकृष्ण पुरोहित। देवकृष्ण की उम्र लगभग 28 या 29 साल की रही होगी। कदकाठी साधारण, लेकिन व्यक्तित्व में एक अलग ही खिंचाव था। चेहरे पर एक स्वाभाविक मुस्कान जो मिलने वाले हर शख्स को अपनापन महसूस कराती थी। बात करने का तरीका इतना नम्र और मिलनसार कि गांव का हर व्यक्ति, छोटा या बड़ा, उसे पसंद करता था। देवकृष्ण ने कभी भी किसी व्यक्ति से ऊंची आवाज में बात नहीं की। उसका मानना था कि प्यार और अदब से दुनिया जीती जा सकती है। वो छल कपट से बहुत दूर था, एक सीधा, सच्चा और मेहनती इंसान। पेशे से वो व्यापारी था, लाल मिर्च और मसालों का कारोबार करता था। अब आप सोचिए दोस्तों, गांव देहात में अपना खुद का व्यापार खड़ा करना कितनी मेहनत का काम होता है। सुबह अंधेरे में उठकर मंडियों के चक्कर लगाना, सही दाम पर माल खरीदना, उसे साफ करके तैयार करना, फिर आगे बेचना। इस पूरे काम में शरीर और दिमाग दोनों खपते हैं। लेकिन देवकृष्ण ने कभी इस मेहनत से मुंह नहीं मोड़ा। दिन हो या रात, धूप हो या बारिश, वो अपने काम में जुटा रहता था। उसके मन में एक ही ख्वाहिश थी, उसका परिवार एक अच्छी और खुशहाल जिंदगी जिए, उसका घर हंसी खुशी से भरा रहे, उसके अपने किसी चीज के लिए तरसे नहीं। यही सोचकर वो हर रोज सूरज उगने से पहले निकल जाता और रात को थक कर लौट आता था। देवकृष्ण की शादी काफी पहले हो चुकी थी। उसकी पत्नी का नाम था प्रियंका। जब उन दोनों का ब्याह हुआ था तब प्रियंका की उम्र बहुत कम थी। गांव देहात में जैसे बाल विवाह की परंपरा अभी भी कहीं ना कहीं देखने को मिल जाती है, वैसे ही यह मामला था।
दोनों के साथ में एक लंबा सफर तय किया था, साथ में गरीबी देखी, साथ में तकलीफें झेली और धीरे धीरे देवकृष्ण ने अपनी मेहनत से घर को एक बेहतर जगह बनाया। देवकृष्ण को पूरा यकीन था कि प्रियंका उसकी हर खुशी और हर दुख की असली हमसफर है और उसकी हर छोटी छोटी बड़ी ख्वाहिशों का ख्याल रखता था। जब भी घर में किसी भी चीज की जरूरत होती, देवकृष्ण पहले वो पूरी करने की फिक्र करता। अपनी पत्नी के लिए उसके दिल में एक सच्चा और गहरा प्यार था। लेकिन दोस्तों, देवकृष्ण की यही अच्छाई, यही सीधापन, यही अंधा भरोसा शायद उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गया, क्योंकि वो यह नहीं देख पा रहा था कि प्रियंका के मन में के भीतर एक बिल्कुल अलग दुनिया बन रही थी। एक ऐसी दुनिया जो देवकृष्ण की मेहनत, उसके सपने और उसकी वफादारी से बिल्कुल अलग थी। एक ऐसा अंधेरा जो घर के भीतर धीरे धीरे फैल रहा था और देवकृष्ण को इसकी खबर तक नहीं थी। कहते हैं दोस्तों, जब घर के भीतर कोई खालीपन आने लगता है, जब रिश्तों में कहीं ना कहीं कोई दरार पड़ने लगती है, तो बाहर के लोग उस दरार को और चौड़ा करने का मौका ढूंढ लेते हैं और यही हुआ देवकृष्ण के घर में। इस पूरी कहानी में एक तीसरे किरदार की एंट्री होती है कमलेश। कमलेश राजगढ़ का रहने वाला था। उम्र 32 से 35 साल के बीच, देखने में आम लेकिन स्वभाव से देवकृष्ण से बिल्कुल उलट। जहां देवकृष्ण सीधा और सच्चा था, वहीं कमलेश शातिर चालाक था। लोगों को अपनी मीठी मीठी बातों में उलझाना उसे खूब अच्छे से आता था। वो जानता था कि किसे क्या सुनना अच्छा लगता है और उसी हिसाब से वो अपनी बातें मनाता था। न जाने कब और कैसे प्रियंका की मुलाकात कमलेश से हुई। शुरुआत में वे शायद बस एक साधारण जान पहचान रही होगी, हाय हेलो थोड़ी बातें, लेकिन धीरे धीरे यह जान पहचान उस मोड़ पर आ गई जहां आनी नहीं चाहिए थी। प्रियंका अब हर रोज कमलेश के संपर्क में थी। घंटों फोन पर बातें होती थी। जब देवकृष्ण मंडी गया होता या काम के सिलसिले में घर से बाहर होता, उस वक्त प्रियंका का सारा वक्त कमलेश के साथ बातें करते गुजरते बीत जाता। यह नाजायज रिश्ता इतना गहरा होता चला गया, अब इसे छुपाना मुश्किल होने लगा था। दोस्तों, गांव में कोई बात ज्यादा देर तक छुपती नहीं। दीवारों के भी कान होते हैं, पड़ोसियों की भी आंखें होती हैं और भी ज्यादा तेज। कभी किसी ने कुछ देखा, कभी किसी ने कुछ कोई बात सुनी और धीरे धीरे ये फुसफुसाहटें देवकृष्ण के कानों तक भी पहुंचने लगी। एक सीधे साधे और भरोसा करने वाले इंसान के लिए यह खबर किसी तमाचे से कम नहीं थी। उसने प्रियंका से इस बारे में बात करने की कोशिश की। उसने समझाया कि हमारे घर की एक इज्जत है, समाज में लोग क्या कहेंगे, यह सब ठीक नहीं है। उसने उसे कमलेश से दूर रहने की हिदायत दी। कई बार घर में इस बात को लेकर तीखी कहासुनी भी हुई, लेकिन देवकृष्ण आखिरकार एक पिता था। वो अपना घर तोड़ना नहीं चाहता था। वो सोचता था कि शायद वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा, प्रियंका खुद समझ जाएगी। बदनामी के डर से वो इन मामलों को घर की चार दीवारी के भीतर ही सुलझाने की कोशिश करता रहा। खून का घूंट पीकर रह जाता था। उसे लगता था कि अगर यह बात बाहर गई तो दोनों परिवारों की बहुत बदनामी होगी, लेकिन प्रियंका पर देवकृष्ण की किसी भी बात का कोई असर नहीं हो रहा था। कमलेश का नशा उसके इस कदर सिर पर चढ़ा हुआ था कि उसे देवकृष्ण की मेहनत, उसका प्यार, उसकी सीधापन सब कुछ बेकार और बोझिल लगने लगा था। उसकी नजरों में देवकृष्ण की अच्छाई अब एकदम रुकावट बन गई थी। प्रियंका और कमलेश का वो नाजायज रिश्ता इस हद तक पहुंच गया कि जब उन्हें देवकृष्ण एक बहुत बड़ी रुकावट लगने लगा था, उनके दिमाग में यह बात जड़ पकड़ गई कि जब तक देवकृष्ण दुनिया में है तब तक वो दोनों खुलकर एक साथ नहीं जी सकते। प्रियंका भूल गई थी कि इसी देवकृष्ण ने उसे बचपन से लेकर आज तक एक रानी की तरह रखा था। उसका जमीर पूरी तरह से मर चुका था और फिर एक दिन कमलेश और प्रियंका ने मिलकर एक ऐसा फैसला लिया जिसे सुनकर इंसानियत भी कांप जाए। उन्होंने तय किया कि देवकृष्ण को हमेशा के लिए रास्ते से हटा दिया जाए। कमलेश जानता था कि अगर वो खुद कोई कदम उठाएगा तो सीधा पुलिस के हत्थे चढ़ जाएगा, इसलिए उसने एक अलग रास्ता चुना। उसने एक ऐसे शख्स को तलाश किया जो पैसों के लिए किसी का भी बुरा करने से ना हिचके। उस शख्स का नाम था सुरेंद्र। कमलेश ने सुरेंद्र को देवकृष्ण की जान लेने के बदले में पूरे 1 लाख रुपए देने का वादा किया। 1 लाख रुपए इतने में एक हंसते खेलते परिवार की जिंदगी का सौदा हो गया। एक पत्नी जिसके हाथों में मांग भरते वक्त पति की लंबी उम्र की कामनाएं की गई थी, उन्हीं हाथों से उसने अपने सुहाग की मौत का सामान तैयार किया। दोस्तों, आज से बस कुछ ही दिन पहले की बात है। साल 2026 के अप्रैल महीने की तारीख थी 7 अप्रैल। यह वो दिन था जब प्रियंका और कमलेश की खौफनाक साजिश अपने आखिरी मुकाम पर पहुंच चुकी थी।
उस दिन गोदी खेड़ा चालड़ गांव में शाम ढलते ढलते सब कुछ सामान्य था। गांव के लोग अपने अपने घरों को लौट रहे थे, खेतों से किसान आ रहे थे, दुकानें बंद हो रही थीं, बच्चे घरों में खाना खा रहे थे। देवकृष्ण भी उस दिन अपना सारा काम निपटा कर लौटा था। वो बहुत थका हुआ था। उसने खाना खाया, अपने घर के कामों से फ्री हुआ और जाकर अपने बेडरूम में बिस्तर पर लेट गया। कुछ ही देर में नींद ने उसे अपनी आगोश में ले लिया। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि जिस छत के नीचे वो चैन की नींद सो रहा है वही छत उसकी जिंदगी की आखिरी छत होगी। रात के करीब 1 या 2 बज रहे होंगे। पूरा गांव गहरी खामोशी में डूबा हुआ था। चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। उस सन्नाटे में सिर्फ एक ही इंसान जाग रहा था, प्रियंका। वो उसी पल का इंतजार कर रही थी जब उसे यकीन हो गया कि देवकृष्ण गहरी नींद में है और घर के बाकी लोग भी सो गए हैं। तब वो दबे पांव उठी। उसकी सांसें तेज थी लेकिन उसके चेहरे के हाव भाव ठंडे थे। उसने धीरे धीरे से घर का मुख्य दरवाजा खोल दिया। वो दरवाजा जो हर रात घर की सुरक्षा के लिए बंद किया जाता था, आज उसी घर की मालकिन ने उसे खोलकर मौत को अंदर आने का रास्ता दे दिया। दरवाजा खुलते ही कमलेश और भाड़े का कातिल सुरेंद्र दबे पांव भीतर दाखिल हुए। उनके हाथों में तेज धारदार हथियार थे। प्रियंका ने उन्हें सीधे देवकृष्ण के रूम का रास्ता दिखा दिया। इसके बाद जो हुआ वो इतना खौफनाक था कि उसे शब्दों में बयां करना बेहद मुश्किल है। नींद में पड़े उस बेगुनाह और सीधे साधे मसाला व्यापारी को समझने का मौका तक नहीं दिया गया। नींद की अवस्था में ही उस पर वार किए गए। जब उसकी आंखें खुली होंगी तो सामने अपनी मौत खड़ी थी कि आवाज, उसकी चीखें सब उसी बंद बेडरूम की दीवारों में घुट कर रह गईं। कुछ ही पलों में सब शांत हो गया। देवकृष्ण पुरोहित, जो कल तक अपने परिवार के लिए सपने बुन रहा था, जो दिन रात मसालों की बोरियां उठाकर एक बेहतर कल की उम्मीद रखता था, वो अब इस दुनिया में नहीं रहा। उसे हमेशा के लिए खामोश कर दिया गया। देवकृष्ण को खत्म करने के बाद इन तीनों ने मिलकर एक बेहद चालाकी भरा नाटक रचा। प्रियंका चाहती थी कि यह मामला पत्नी के धोखे या आपसी रंजिश से जुड़ा ना लगे, बल्कि यह लूट और डकैती का मामला लगे। इसके लिए उन्होंने घर की अलमारियां खोल दी, सारा सामान जमीन पर बिखेर दिया, कपड़े, बर्तन, कागजात सब इधर उधर फेंक दिए। ऐसा मंजर तैयार किया कि जैसे किसी बड़े लुटेरों के गिरोह ने घर में धावा बोला हो। प्रियंका ने पुलिस को गुमराह करने के लिए एक पूरी झूठी कहानी भी गढ़ ली थी। जब सुबह हुई और गांव वालों को इस घटना की खबर मिली तो चारों तरफ कोहराम मच गया। प्रियंका का रोना देखने लायक था। वो जमीन पर गिर गिर कर बिलख रही थी, छाती पीट रही थी। उसने लोगों को और फिर पुलिस को बताया कि रात को 3 से 4 नकाबपोश लुटेरे घर में घुसे। उन्होंने उसे और घर के दूसरे लोगों को अलग कमरों में बंधक बना लिया। घर में 3 लाख रुपए के जेवर और घर से 3 लाख रुपए के जेवर और 500 रुपए नगद लूट लिए। और जब उसके पति देवकृष्ण ने उनका विरोध किया तो उन्होंने बेरहमी से उसे मार डाला। प्रियंका की एक्टिंग इतनी जोरदार और भावुक थी कि पहली नजर में हर कोई उसकी बातों पर यकीन करने लगा। गांव वाले एक रोती, बिलखती और बेबस और लाचार औरत को देखकर उस पर तरस खा रहे थे। हर कोई उसे सहानुभूति जता रहा था। सूचना मिलते ही धार जिले के राजौद पुलिस स्टेशन की टीम तुरंत गोदी खेड़ा चारड़ गांव पहुंची। मामला बेहद संगीन था। पुलिस ने क्राइम सीन का बारीकी से मुआयना शुरू किया। प्रियंका पुलिस के सामने भी वही रोने धोने और लूटपाट का नाटक कर रही थी। वो खुद को एक बेबस और लाचार महिला साबित करने में जुटी थी। लेकिन दोस्तों, कहते हैं ना कि अपराधी चाहे कितना भी शातिर क्यों ना हो, कानून की नजरों से सच को ज्यादा देर तक नहीं छुपाया जा सकता। पुलिस ने तेज तर्राक अधिकारियों को क्राइम सीन में कई ऐसी बातें मिली जो प्रियंका की कहानी से बिल्कुल मेल नहीं खाती थी। पहली बात, घर में सामान जिस तरह बिखरा था वो असली डकैती जैसा नहीं लग रहा था। एक तजुर्बेकार पुलिस अधिकारी की नजर में यह बनावटी लूट लग रही थी। असली लुटेरे जब किसी घर में घुसते हैं तो उनके काम करने का तरीका अलग होता है। दूसरी बात, घर के बाहर से जबरदस्ती घुसने का कोई भी निशान नहीं था। दरवाजे के ताले पर कोई खरोच नहीं, खिड़की भी सही सलामत थी। अगर लुटेरे बाहर से आए थे तो वो घर के भीतर गए कैसे? तीसरी बात, देवकृष्ण के शरीर पर जो घाव थे उनकी प्राकृतिक देखकर साफ लग रहा था कि मारने वाले के मन में बेहद निजी नफरत और गुस्सा था। एक आम लुटेरे सिर्फ बचने के लिए या रास्ते से हटाने के लिए वार करता है, इस तरह की नफरत उसमें नहीं होती।
चौथी बात, देवकृष्ण का मोबाइल फोन मौके से गायब था। यह एक और बड़ा सुराग था। इन सब बातों को जोड़कर पुलिस ने समझ लिया कि यह डकैती का नहीं, यह पूरी तरह से एक पूर्व नियोजित हत्या का मामला है। पुलिस ने तुरंत अपनी जांच का तरीका बदल दिया। अब उन्होंने प्रियंका के मोबाइल फोन की कॉल डिटेल रिपोर्ट निकलवाई और जैसे ही वो सीढ़ियां सामने आई, पुलिस के सामने वो नाम आ गया जो इस पूरी साजिश की जड़ था, कमलेश। रात को जब लूटपाट की बात कही जा रही थी, उससे ठीक पहले और उस दौरान प्रियंका कमलेश के बीच लगातार फोन पर बातें हुई थी और जब लोकेशन टैग की गई तो पता चला कि उस रात कमलेश की लोकेशन भी उसी गांव में देवकृष्ण के घर के बिल्कुल आसपास थी। अब पुलिस ने प्रियंका से बेहद कड़ाई से पूछताछ शुरू की। सवाल सीधे और तीखे थे। तुम अलग कमरे में बंधक थी तो घर का मुख्य दरवाजा किसने खोला? लुटेरे ने तुम्हें कोई नुकसान क्यों नहीं पहुंचाया? उस रात कमलेश का नंबर तुम्हारे फोन पर बार बार क्यों आ रहा था और उसकी लोकेशन तुम्हारे घर के पास क्यों थी? फॉरेंसिक सबूतों और इन तीखे सवालों के सामने प्रियंका का वो झूठा नाटक और उसका बनावटी रूप ज्यादा देर तक नहीं टिक पाया। महज 5 से 6 घंटे की लगातार पूछ के बाद प्रियंका अंदर से पूरी तरह टूट गई और फिर उसने सब कुछ उगल दिया। उसने रोते हुए कबूल किया कि कमलेश के साथ उसका नाजायज रिश्ता था। उन दोनों ने मिलकर सुरेंद्र को 1 लाख रुपए की सुपारी दी थी और उसी रात उसने खुद अपने हाथों से दरवाजा खोला, कमलेश और सुरेंद्र को घर के अंदर बुलाया था। वो औरत जो सुबह रो रोकर आसमान सिर पर उठाई थी, उसी ने अपने पति की मौत का दरवाजा खोला था। गिरफ्तारी पुलिस ने फौरन कराई, को तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया। इसके कुछ ही घंटों बाद उसका आशिक कमलेश को भी पकड़ लिया गया। हालांकि भाड़े का कातिल सुरेंद्र अभी भी फरार है, लेकिन पुलिस उसकी तलाश में जुटी हुई है और उम्मीद है कि जल्द ही वो कानून के शिकंजे में होगा। यह केस राजौर पुलिस की तेज और सीधी हुई जांच का एक बेमिसाल उदाहरण बन गया। इसमें एक पूर्व नियोजित हत्या की गुत्थी को महज कुछ ही घंटों में सुलझा लिया गया। इंदौर का राजा रघुवंशी केस याद है दोस्तों? आपको शायद याद हो, इंदौर का वो चर्चित राजा रघुवंशी हत्याकांड जिसमें पत्नी सोनम ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर बिल्कुल इसी तरह अपने पति की जान ली थी। उस केस में भी रोने का नाटक था, उस केस में भी झूठी कहानी थी और उस केस में भी घर का रक्षक ही भक्षक निकला था। यह मामला उससे मिलता जुलता ही निकला। इतिहास दोहरा रहा है और इस बार एक मासूम जान की कीमत चुकाई गई है। यह सिर्फ एक क्राइम स्टोरी नहीं दोस्तों, देवकृष्ण पुरोहित की इस दर्दनाक कहानी को सुनकर अफसोस नहीं होता, एक गहरी बेचैनी भी होती है। एक ऐसा इंसान जो दिन रात मसालों की बोरियां उठाता था, मंडियों के चक्कर लगाता था, परिवार के लिए पसीना बहाता था, वो यह सोच भी नहीं सकता था कि जिसे वो अपना सबसे करीबी मानता है वही उसकी जान लेने की साजिश में शामिल है। देवकृष्ण की कोई गलती नहीं थी, बस इतना हुआ कि उसने एक गलत इंसान पर आंखें मूंद कर भरोसा किया और जब भनक मिली तो बदनामी के डर से चुप रहा। घर बचाने की कोशिश में सब कुछ अंदर ही अंदर सहता रहा। यही उसकी सबसे बड़ी और आखिरी गलती बनी। यह घटना हमारे समाज को एक कड़वा आईना दिखाती है। आज के इस दौर में जहां पवित्र रिश्तों की नींव कमजोर होती जा रही है, वहां वफादारी और ईमानदारी जैसे शब्द बेमानी होते जा रहे हैं। ऐसी घटनाएं हमें भीतर तक झकझोर देती हैं। उन्होंने अपना काम किया, अपराधी सलाखों के पीछे है, लेकिन जो जिंदगी चली गई, जो परिवार हमेशा के लिए बिखर गया, उसकी भरपाई कोई अदालत, कोई सजा नहीं कर सकती। हमें अपने रिश्तों में ईमानदारी और वफादारी को जिंदा रखना होगा। अगर रिश्ते में कोई परेशानी है, कोई दूरी है, तो उसे बातचीत से सुलझाया जा सकता है अगर जरूरी हो, लेकिन किसी की जान लेना यह कभी कोई हाल नहीं हो सकता। आपसे एक सवाल दोस्तों, इस घटना को सुनने के बाद आपके मन में क्या विचार आ रहे हैं? क्या आपको लगता है कि आज के समाज में रिश्तों की अहमियत खत्म होती जा रही है, या फिर बदनामी का डर इंसान को इतना कमजोर बना देता है कि अपने हक की आवाज भी नहीं उठा पाता? अपने विचार नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, हमें आपकी राय का इंतजार रहेगा। अगर विष्णु डार्क एक्स की सच्चाई और जमीनी कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इसे लाइक करिए और अपने दोस्तों के परिजनों के साथ शेयर जरूर करिए ताकि समाज में एक जागरूकता फैल सके। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हम फिर मिलेंगे एक और सच्ची और जमीनी कहानी के साथ जो आपको बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर देगी। तब तक अपना और अपनों का बहुत बहुत ख्याल रखिए, सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए। मिलते हैं जल्द नई कहानी के साथ। जय हिंद।